हाई लव यू यू ऑल वेलकम ऑन दिस चैनल। SBI CBO जिसे आप ज्वाइन करने वाले हैं उसमें जो आपकी पोस्टिंग होगी वो एज ए JMJS 1 के रूप में होगी। देखिए, किसी भी नेशनलाइज बैंक को ज्वाइन करने का मतलब है उसकी जो हायरार्की है उसको आप समझें। तो आपकी पोस्टिंग JMJS 1 में होने वाली है। JMJS 1 से 2 में जाने के लिए 3 इयर्स का सर्विस रूल है। 3 इयर्स का मतलब आफ्टर 4 इयर्स, मतलब 4th ईयर में आप स्केल 2 के एग्जामिनेशन को देने के लिए एलिजिबल होंगे। तो फ्रॉम प्रीवियस स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज जाने का जो ड्यूरेशन है वो 3.5 ईयर ऑन एन एवरेज है। मतलब आप ये मान के चलें कि एक स्केल से दूसरे स्केल में जाने के लिए मिनिमम 4 इयर्स आपको लगते हैं। पहले ऐसा था कि SBI PO में आफ्टर कन्फर्मेशन, आफ्टर प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 इयर्स उन्हें डायरेक्ट स्केल 2 बनाया जाता था, लेकिन आफ्टर 2020 ये बातें हटा दी गई और अभी PO भी JMJS 1 के रूप में ही कन्फर्म होते हैं। तो PO हो या आप हों, आपकी जो स्केल 2 की प्रमोशन होगी वो 4th ईयर में होगी, जिसे हम अगेन बोलते हैं MMGS, मिडिल मैनेजमेंट के रूप में हम जानते हैं। JMJS का मतलब है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल। MMGS आप जब स्केल 2 में जाएंगे तो MMGS आपका हायरार्की होगा। स्केल 3 अगेन आफ्टर 4 इयर्स, जिसे हम फिर से MMGS का ही कहते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का वो ग्रुप है। देन आफ्टर अगेन 4th ईयर आप SMGS के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड स्केल 4, है ना। और चीफ मैनेजर का वो स्केल होता है SMGS, दैट इज सीनियर मैनेजमेंट, है ना, का वो हायरार्की है। फिर आफ्टर 4 इयर्स यू विल बी एलिजिबल टू बिकम स्केल 5, वो इज AGM, असिस्टेंट जनरल मैनेजर। स्केल 6 known as DGM, Deputy General Manager. स्केल 7 is called GM, है ना। स्केल उसके ऊपर का जो स्केल होता है, स्केल 8 आप कह सकते हैं टॉप मैनेजमेंट के रूप में देखा जाता है। तो GM के बाद आता है आपका CGM, चीफ जनरल मैनेजर। आफ्टर CGM इन SBI दैट इज DMD, देन आफ्टर MD, देन आफ्टर चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये हायरार्की है, ये ग्रोथ है आपके स्टेट बैंक में। तो आपको स्केल 1 से आगे की ओर जाना है तो ऑन एन एवरेज आप बात मान के चलें कि आफ्टर ईच 4th ईयर यू विल बी एलिजिबल टू बिकम टू फॉर नेक्स्ट ग्रेड। लेकिन कन्फर्मेशन हो ही जाएगा। देखिए 1 to 2, 2 to 3 यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका प्रमोशन इस सर्टेन इंटरवल के बाद हो जाएगा। बट 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 यहाँ पे एलिजिबिलिटी के बाद भी 1-2 साल लग जाते हैं। जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ये ड्यूरेशन का जो गैप है आपके एलिजिबिलिटी के बाद भी यहाँ पे सर्टेन पीरियड लगेगा। तो आप मान के चलें कि आपकी प्रमोशन की ये ग्रोथ है। दूसरा, आपकी जो अपॉइंटमेंट होगी, चूँकि एज ए एक्स बैंकर आपको लिया जा रहा है, ये समझते हुए लिया जा रहा है कि आपके पास 2 साल अमूमन बैंक का एक्सपीरियंस है, तो आपकी ज्वाइनिंग 2 तरीके से होगी। या तो आपको क्रेडिट प्रोफाइल दिया जाएगा या फिर आपको डिपॉजिट मतलब अकाउंट्स में ना ब्रांच ऑपरेशन प्रोफाइल दिया जाएगा। तो प्रोफाइल जो आपकी होगी उससे पहले हमें आपके SBI में जो रिपोर्टिंग अथॉरिटी है उन्हें जानना है। देखिए SBI की जो ब्रांचेज हैं, जो भी डायरेक्ट ब्रांच है जिसे कस्टमर हिट करते हैं, वो SBI की ब्रांच अपने एक ऑफिस को रिपोर्ट करती है। उस ऑफिस का नाम होता है RBO। द फुल फॉर्म ऑफ RBO इज रीजनल बिजनेस ऑफिस, है ना। तो एक सर्टेन RBO जिसको RM, रीजनल मैनेजर, जो स्केल 5 AGM के रूप में होता है, वो लीड करता है ना, वो उसका हेड होता है ना। चूँकि रीजनल बिजनेस ऑफिस है, इस कारण से उसका जो हेड AGM होगा वो रीजनल मैनेजर के नाम से जाना जाता है। वो होंगे, उनकी जो पोस्ट होगी AGM की होगी, बट उनका जो डेजिग्नेशन होगा RBO में वो रीजनल मैनेजर का होगा, RM का होगा। तो एक RBO के अंदर, है ना, नॉर्मली 25 से लेकर 35, 40 अप टू 40 ब्रांच होते हैं। तो आपकी जो रिपोर्टिंग होगी, आपको अगर ब्रांच दिया जाता है तो आपकी रिपोर्टिंग डायरेक्ट RBO को होगी। आपको RBO को जो भी आपकी रिपोर्टिंग है, जो भी आपका बिजनेस है, जो भी आपकी टारगेट है, वो आपको RBO को रिपोर्ट करनी है। इस RBO के ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो JEDO का होता है, जिसको हम AO भी कहते हैं। JEDO का मतलब जोनल ऑफिस है, उसी को दूसरे नाम में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में AO, दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के नाम से जाना जाता है। तो जनरली जो जोन है या AO है, इसके अंदर 2-3, है ना, हो भी सकता है कि 4 RBO होती हैं, है। तो एक जोन, एक AO के अंदर आप बात मान के चलें कि 3 to 4 RBOs होती हैं,
और एक आरबीओ के अंदर मैंने बताया कि 25 to 40 ब्रांचेज होती हैं। तो आप ये समझ के चलें कि एक एओ के अंदर हो सकता है कि 100 और 100+ ब्रांच आती हैं। इस एओ का जो रिपोर्टिंग होगा, मतलब फ्रॉम ब्रांच टू आरबीओ टू जेडओ और एओ, इसके ऊपर की जो हेड ऑफिस होती है उसको हम एलएचओ कहते हैं, दैट इज लोकल हेड ऑफिस। ये हर एक स्टेट में एक होता है, ठीक है, जिसको हम सर्कल ऑफिस भी कहते हैं। तो इसे हम एलएचओ कहते हैं, लोकल हेड ऑफिस। हर एक स्टेट में अपनी एक एलएचओ होती है। इस एलएचओ के अंदर जेडओ, जेडओ के अंदर आरबीओ, आरबीओ के अंदर डायरेक्ट ब्रांचेज आती हैं। और अंत में इस एलओचे को ऊपर जो इसका निगरानी रखता है, वो निगरानी रखने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ऑफिस है, जो पूरे इंडिया के एलएचओ को कंट्रोल करती है, उसका नाम है सीसी, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई में है, नरीमन पॉइंट में है। आप कभी मुंबई आए तो यहाँ पे जो मंत्रालय है आपका, मंत्रालय के सामने कॉर्पोरेट सेंटर की ऑफिस है। वो आपके जितने भी स्टेट हैं, जो भी सर्कल्स है आपकी, क्योंकि हर एक सर्कल में एक एलएचओ होगा, उस एलएचओ के अंदर 3-4 जेडओ हो सकते हैं, एक जेडओ के अंदर 3-4 आरबीओ हो सकते हैं, एक आरबीओ के अंदर 25 to 40 ब्रांचेज हो सकती है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अभी बात आती है आपकी जो पोस्टिंग होगी वो कहाँ पे होगी। तो 95% ब्रांच में आपकी जो पोस्टिंग होगी वो ब्रांचेस में होगी। ब्रांचेस के अलावा जो बैक ऑफिस है, वो बैक ऑफिस आपके इस आरबीओ, जेडओ, एलएचओ, सीसी, तो ये बैक ऑफिस हैं ही। इसके साथ साथ कुछ और भी बैक ऑफिसर्स हैं जहाँ पे कस्टमर नहीं आते हैं, है ना। उनका काम है चाहे ब्रांचेस को सपोर्ट करना या फिर डॉक्यूमेंटेशन का स्क्रूटनी करना, है ना, या लोन प्रोसेसिंग करना। तो उस कड़ी में जो बैक ऑफिस है वो है आपकी एलसीपीसी, लायबिलिटी सेंटर हम इसे कहते हैं, जहाँ पे जितने भी अकाउंट्स ओपन होते हैं, चाहे वो सेविंग हो या करंट हो, उसका वो कस्टोडियन है, अकाउंट ओपनिंग का वो कस्टोडियन है ना। तो दैट इज कॉल्ड एलसीपीसी। एलसीपीसी के साथ जो दूसरा आपका बैक ऑफिस है उसका नाम है आरएसीपीसी या आरएसीसी, जैसा स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से रहता है ना। वो क्या है, तो आपका लोन प्रोसेसिंग सेंटर है, हब है आपके लोन प्रोसेसिंग का। आप ब्रांच में रहेंगे, आप बिजनेस सोर्स करेंगे, बिजनेस सोर्स करने के बाद आपको आपकी जो फाइल है वो आरएसीसी या आरएसीपीसी भेजनी है, जहाँ पे उस फाइल का स्क्रूटनी किया जाएगा और उसके आधार पे उसका डिसबर्समेंट डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। तो आरएसीपीसी, एलसीपीसी, है ना, एसएमईसीसी, दीज आर द बैक ऑफिस और सपोर्टिंग ऑफिस टू ब्रांचेस। तो आपकी पोस्टिंग मैंने आपको पहले बता दिया कि 90 to 95% केस में आपकी पोस्टिंग ब्रांच में होगी। अगर ब्रांच में आपकी पोस्टिंग हो रही है तो आप बात मान के चलें, 2 प्रोफाइल आपको मिलेगी, या तो क्रेडिट के रूप में मिलेगी। अगर क्रेडिट मिलता है तो आपकी जो डेजिग्नेशन होगी वो फील्ड ऑफिसर की होगी, और अगर आपको ऑपरेशन मिलता है तो आपकी जो डेजिग्नेशन होगी वो सर्विस मैनेजर, फ्लोर मैनेजर की होगी। सर्विस मैनेजर अमूमन हम आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जानते हैं, तो सर्विस मैनेजर के रूप में होगी। आप अगर किसी रूरल एरिया में हैं और एफओ हैं, तो केसीसी लोन हो या फिर आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स वाले कोई भी मुद्रा हो, एसयूआई हो, स्टैंड अप इंडिया लोन हो, है ना, तो जो स्वनिधि लोन हो, तो जो गवर्नमेंट स्कीम है उसको आपको बहुत अच्छे तरीके से रेगुलराइज करना है। SMA 1, 2, 3 ना हो, है ना, एनपीए को रिडक्शन करना है, प्रॉपर फॉलोअप करना है। तो ये मतलब आपके एनपीए और बिजनेस से जुड़ा हुआ, मतलब क्रेडिट बिजनेस से जुड़ा हुआ सारा काम आपको वहाँ पे देखना है। आप अगर ब्रांच ऑपरेशन में एज ए सर्विस मैनेजर हैं तो आपकी जो पोस्टिंग होगी वो अकाउंट ओपनिंग से लेके, चेक क्लियरिंग से लेके, कस्टमर सर्विस से लेके, आरबीओ की जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करने से लेके, है ना, मतलब एज ए ब्रांच हेड आप काम करेंगे। ऑपरेशन का ब्रांच हेड हम इसे कहते हैं, इस पोस्ट को कहते हैं कि कोई भी कस्टमर अगर आता है तो सबसे पहले जो हिट करता है वो किसी सिंगल विंडो को करता है। उसके बाद अगर वो किसी को हिट करता है एज एन ऑफिसर तो वो सर्विस मैनेजर मतलब आपको हिट करेगा। और अगर आपके सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है वो, या वो चाहता है कि हम आपके ब्रांच मैनेजर से मिलें, तो वो ब्रांच मैनेजर से मिलेगा। तो आपकी पोस्टिंग अमूमन ब्रांच मैनेजर के तौर पे नहीं होगी, क्योंकि स्केल 1 जो सीबीओ हो उनको शुरुआत के दिनों में सर्विस मैनेजर या फील्ड ऑफिसर का ही रोल दिया जाता है। यस, बट आफ्टर 6 मंथ जो कन्फर्मेशन कहते हैं आप, तो कन्फर्मेशन के बाद ही आपको ये रोल असाइंड होगा। कन्फर्मेशन से पहले जो 2 हफ्ते का समय आपका लगेगा, मतलब आपने ज्वाइन किया तो 2 हफ्ते का जो समय लगा, उसमें सिस्टम में आपकी जो कैपेबिलिटी होगी, उस कैपेबिलिटी में सिर्फ आप इंक्वायरी कर सकते हैं किसी अकाउंट, मतलब कोई ट्रांजैक्शन राइट नहीं होगा।
है ना, आपके डेजिग्नेशन के आधार पे कैपेबिलिटी दी जाती है बैंकों में, जिसमें आपका जो डेजिग्नेशन है अगर स्केल 1 का है तो उसके आधार पे जो गाइडलाइन है वहाँ तक के वाउचर आप पास कर सकते हैं। उसके ऊपर की जो वाउचर होगी वो ब्रांच मैनेजर के लेवल में पास होगी। तो जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ेगा इसके आधार पे आपकी जो कैपेबिलिटी होगी वो बढ़ती चली जाएगी। तो शुरुआत के 2 हफ्तों में आपके पास जो कैपेबिलिटी है उसमें सिर्फ आप अकाउंट्स का इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई ट्रांजेक्शन आप नहीं कर पाएंगे। देन आफ्टर जो अप टू 6 मंथ का आपका पीरियड है उसमें आप वो वाउचर्स पास कर सकते हैं, वो वाउचर पोस्ट कर सकते हैं जो एक चीफ एसोसिएट मतलब एक क्लर्कियल में जो सीनियर क्लर्क होगा वो पोस्ट कर सकता है। एंड आफ्टर 6 मंथ जब आपकी कंफर्मेशन हो जाएगी तो जो एक स्केल 1 पोस्ट कर सकता है जिसमें आपकी एक सर्टेन लिमिट है, आपकी कैश की एक सर्टेन लिमिट है आपके ट्रांसफर वाउचर की, उसको आप पोस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर का जो वाउचर होगा वो ब्रांच मैनेजर के कैपेबिलिटी में जाएगा। तो ये आपके एसबीआई से जुड़ा हुआ हायरार्की है, ये आपके एसबीआई से जुड़ा हुआ ऑपरेशन है, ये आपसे जुड़ा हुआ प्रोफाइल है जिसकी बात मैंने आपके साथ की है। जहाँ तक ये समझा जाता है कि सीबीओ को हम सेलिंग में लगाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। सीबीओ इज सिमिलर टू स्केल 1 ऑफिसर। जो काम स्केल 1 प्रोबेशनरी ऑफिसर को करना है वही काम आपको भी करना है। हाँ, द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेशनरी ऑफिसर और सीबीओ इसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, बट ये बात बिल्कुल आप निकाल दें कि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो सेलिंग के लिए होती है या क्रेडिट के लिए होती है। एक ऑफिसर के रूप में आपको ट्रीट किया जाता है। सारी रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैसिलिटी आपके पीओज के इक्विवेलेंट आपको मिलती है। थोड़ी सी आपकी दूरियां रहती हैं पीओ से। क्या दूरियां हैं, क्या डिफरेंस है आपके सीबीओ के प्रोफाइल और पीओ के प्रोफाइल में, इसकी बात मैं आगे आने वाले वीडियो में करूंगा। आज के वीडियो में सिर्फ इतनी ही बात मुझे बतानी थी कि क्या हायरार्की है, क्या आपकी ग्रोथ है, क्या आपका रोल्स होगा और कैसे आप स्टेट बैंक में आगे बढ़ेंगे। तो सीबीओ से जुड़ी हुई जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपके साथ की। आई होप कि कुछ तो इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको समझ में आया होगा। डू लाइक